नमस्कार दोस्तों, युवाओं के पास आज अनगिनत करियर अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं। बस जरूरत है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चुनाव करने की। आपको इसी चुनाव में मदद करने के लिए हम ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं, बातें करियर की। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हाइलाइट्स पर। देखेंगे करियर मंत्र, जानेंगे कैसे करें करियर निर्माण, मिलेंगे करियर काउंसलर से, देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। दोस्तों, हमारे सेगमेंट करियर मंत्रा में हम आपको हर हफ्ते एक नए करियर से अवगत करवाते हैं और बताते हैं विस्तार से कि क्या हो सकता है उसमें स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज के मायने। तो आइए देखते हैं करियर मंत्रा। भारत में तेजी से बढ़ते कॉर्पोरेट कल्चर और ग्लोबलाइजेशन ने जन्म दिया है रोजगार की अपार संभावनाओं को। फिर बात चाहे मार्केटिंग की हो, इंटरनेशनल बिजनेस या फिर एचआर की, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की तेजी से बदलती तस्वीर ने युवाओं के सामने खोले हैं करियर के सुनहरे विकल्प। दुनिया में एमबीए सबसे ज़्यादा प्रोग्राम अडॉप्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एमबीए के करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर वन, यू कैन से इट डेवलप्स मैनेजरियल स्किल्स। किसी भी काम करने के लिए यू नीड मैनेजरियल स्किल्स। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं मैनेज करके। इज इट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस? इट कैन बी योर प्रोडक्ट, इट कैन बी योर ह्यूमन रिसोर्स, इट कैन बी योर फाइनेंशियल रिसोर्स एज वेल। एमबीए करने के पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि करियर प्रोग्रेशन, सेकंड वन इज़ ब्रांड इक्विटी, थर्ड वन इज़ इफ़ आई विल गो विथ नॉलेज। इफ़ विल गो फॉर एमबीए अगर आप करते हो तो आपके अंदर ये नॉलेज आएगा कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी बिहेवियर कैसी होनी चाहिए विद योर एम्प्लॉइज़। बहुत लोग आईआईटी करके जाते हैं। अगर आप इंजीनियर हो, इंजीनियर बनने के बाद सिर्फ जूनियर रहना ही एक ट्रैक नहीं होता। देयर इज़ अ ग्रेड ऑल्सो, जूनियर, सीनियर, जूनियर प्रोग्रामर, सीनियर प्रोग्रामर। आफ्टर दैट of experience of 7 years 8 years you will be a project manager also. But being a project manager, यहाँ पर आ गया आपकी मैनेजमेंट की क्वालिटी। वहाँ पर आपको चाहिए कि आपके पास MBA वाली क्वालिटी हो, MBA वाली नॉलेज हो, सो दैट आप अपने अंदर वो इंटरपर्सनल स्किल ला सकें अपनी टीम को मैनेज करने के लिए। इन फील्ड्स में करियर बनाने के लिए जरूरी है मैनेजमेंट का कोर्स यानी MBA। इन कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए आपको कैट या मैट क्वालिफाई होना भी जरूरी है। साथ ही आज मैनेजमेंट के क्षेत्र में बढ़ती प्रोफेशनल्स की डिमांड को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं होना अब आम बात है। साथ ही ये बच्चों को देते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की सभी फैसिलिटीज, जिससे कॉर्पोरेट कल्चर के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स खुद को कर सके तैयार। 2 कैटेगरीज आर देयर, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। अगर आप नेशनल लेवल पे जाते हो तो देयर आर अराउंड 14 to 15 एग्जाम्स आर देयर जो कैटेगराइज्ड करी हुई है अकॉर्डिंग टू कॉलेजेस। अगर आपको आईआईएम में जाना है, आईआईएम अहमदाबाद विच इज़ द बेस्ट कॉलेज नोन एज इन इंडिया, सो इसके लिए आपको कैट की एंट्रेंस क्लियर करनी पड़ती है विच इज़ नोन एज अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। आफ्टर दैट देयर इज अ जैट इज़ देयर, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट इज़ देयर, जीमैट इज़ देयर। जीमैट इज़ यू कैन जीमैट इज़ इक्विवेलेंट विथ कैट ऑल्सो। जीमैट इज़ नोन एज अ ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगर आप जीमैट करके जाते हो, मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगी कि कैट और जीमैट के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपने कैट क्लियर करा है तो आप आईआईएम प्लस 100 टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर आप लेकिन उसकी प्रेफरेंस फॉरेन में काउंट नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर आप जीमैट करके जाते हो एंड यू वांट टू टेक एडमिशन, यू वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया, अगर आप अब्रॉड में परस्यू करना चाहते हो तो वहाँ पर जीमैट के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। एमबीए फिनांस का करियर जो है आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि सीएस होते थे तो उनका एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रोल होता था कि वो सिर्फ अकाउंट्स देखते थे। लेकिन अकाउंट्स और फिनांस दो अलग अलग चीज़ें हैं। अकाउंट्स आपके पास एक पैसा है, उसको आप कैसे खर्च कर रहे हैं। फिनांस हाउ टू मैनेज द फिनांसेस फॉर अ प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट में मुझे इतना फाइनेंस है उसको मैं कैसे मैनेज करूँगा। MBA के इन कोर्सेज के दौरान ही कैंपस इंटरव्यूज के जरिए स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट भी दिलाया जाता है। MBA has the maximum job opportunities as compared to any other field across the globe. दुनिया की जो Fortune 500 कंपनीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे लोग हैं वो MBAs हैं।
और किसी भी आप कंपनी में देखेंगे where there is a top management, they have those advantages. People who are having MBA degrees with them. There are various specializations आज की डेट में है, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस, इंडियन इकोनॉमी आज एक ग्लोबल इकोनॉमी के साथ काम कर रही है, so you need a global perspective. What we look most for in a student while selecting is somebody who is open to learning. So learnability, flexibility, also good understanding of the basics of what they have learned. तो अगर आपको भी लगता है कि आप में है अच्छा मैनेजर बनने की सभी क्वालिटीज, तो मैनेजमेंट का क्षेत्र बन सकता है एक बेस्ट करियर। इस बार कैंपस न्यूज में हमारी टीम आपको तेजी से बढ़ रहे कम्युनिकेशन सिस्टम से रूबरू करवाएगी। साथ ही आपको मिलेगा यहाँ जानने का मौका कि कैसे मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी की मदद से और भी सुधार किए जा सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से दूर बैठे दोस्तों और रिश्तेदारों से फोन, इंटरनेट के जरिए जुड़ा जा सकता है। पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री में तेजी से इजाफा देखा गया है, जिसके कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत क्रिएट हुई है। टेलीकम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेटिक्स एक बहुत बड़ा सेंटर है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें तरीके तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट फ्रॉम द वेरी लोएस्ट लेवल जहां हम सिर्फ कॉल रिसीव और जवाब देने का काम करते हैं, टू द हाईएस्ट लेवल जहां हम प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं, अगली टेक्नोलॉजीज एनविजन करते हैं और उन टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत बड़ा वैल्यू चेन है, इसका एक बहुत बड़ा सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। टावर्स होने चाहिए, लोग उसमें भी लगेंगे, आपको बैंडविड्थ होनी चाहिए, उसमें भी लोग चलेंगे, सैटेलाइट्स होने चाहिए, उसमें भी लोग चाहिए। तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयर सेक्टर है आज की तारीख में, एंड एवरीथिंग टुडे विल रिवॉल्व अराउंड ICT, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अपने आप में मुझे लगता है शायद आज की तारीख में अगर आप एज अ होल ICT लेंगे तो सबसे बड़ा आज का एम्प्लॉयर ICT सेक्टर होगा। If we look at the government here in India, they're really driving to have over 100 smart cities within the local governments here. So the opportunities become very grand when we look at hiring technicians to deploy some of the new technology, wireless communication, sensor networks, dealing with not only just e-health and medical, but also with regards to the infrastructure here in India and bringing those graduate students and those entering the market today with technologies for the future. फोन की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की बेहतरीन स्पीड सिर्फ यही कम्युनिकेशन सिस्टम के मायने नहीं है। कम्युनिकेशन के जरिए हम मेडिकल के क्षेत्र में भी देश के लोगों की मदद कर सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग और M-Health की मदद से आप अपने घर में बैठकर US, UK, कनाडा के डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकेंगे। ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है, और क्योंकि आज हम देखें मेडिकल साइंसेस को, तो मेडिकल साइंसेस में जितने भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स जो डॉक्टर यूज़ करते हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंजीनियर्स। एंड आज की डेट में जो भी मेडिकल डायग्नोसिस होती है, डायग्नोसिस में अगर आप देखें, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, नॉर्मल अगर किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड लेट्स से यू गेट दीज टेस्ट डन। वो अल्ट्रासाउंड बताएगा, एक्सरे बताएगा, MRI बताएगा, एंड दीज ऑल आर डिज़ाइंड बाय द इंजीनियर्स। And once we talk in terms of these equipment, how to handle these equipment, how to maintain these equipment, and how this equipment or this technology can be used for benefit of the rural area. These are the emerging areas where you'll be finding that the student has a big scope. इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में विभिन्न तरह से शुरुआत की जा सकती है। बीटेक, पॉलिटेक्निक या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स बनकर इंडस्ट्री में आप अपना योगदान दे सकते हैं। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही करियर अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल एप्लीकेशंस का ज़माना है, मोबाइल एप्लीकेशंस का ज़माना है। तो एप्लीकेशंस से शुरू करते हुए और टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करते हुए लोग डिज़ाइनर बन सकते हैं इस एरिया में, लोग एनालिस्ट इस एरिया में बन सकते हैं, लोग बिज़नेस का प्रपोजिशन इस एरिया में दे सकते हैं। और आजकल बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो इस क्षेत्र में पैसा लगाना चाहते हैं जिससे कि इनोवेशन हो सके, और ख़ास तौर से नए व्यक्तियों के लिए जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। ये तो इसलिए अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। हाल ही में एक कॉलेज के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया,
जिसका टॉपिक था मेडिकल इमेजिंग, एम हेल्थ और इमर्जिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। देश विदेश से आए लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे मेडिकल के फील्ड में उपयोग में लाया जा सकता है पर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया। इस तरह के कॉन्फ्रेंस न केवल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी ही है बल्कि उनको आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। There is a huge need and an opportunity and also a challenge at the same time for our IT, for our engineering students to realize that healthcare cannot sustain itself the way it's going right now. So the only way that the healthcare can sustain itself is by empowering our youth and making sure that they understand that there is a nexus and there is a marriage where information technology will come in close contact with healthcare and creating devices. They'll all have to come together to create this whole network where somebody who is chronically ill can be monitored 24/7 and still lead a healthy lifestyle outside of the hospital. So it's really important for them to realize that there is a huge need in the corporate sector and also in the society, in the social sector, where they can be empowered right now, where they can learn the tools, where they can be exposed to the needs, and they understand that there is a career potential for them. So seminars and conferences like this is really important for them. एम हेल्थ की शुरुआत होने से आईसीटी के छात्रों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले युवा अपना भविष्य और भी उज्जवल बना सकते हैं। जानेंगे और भी नए करियर के बारे में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? दोस्तों, हमारे सेगमेंट करियर निर्माण में हम आपकी मदद करते हैं एक नया करियर निर्माण करने में और आपको ये भी बताते हैं क्या हो सकते हैं उससे जुड़े ऑप्शन। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। कंप्यूटर के इस्तेमाल से हमारे आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही है। रोज नए करियर ऑप्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का करियर आज भी युवाओं के लिए खासा तवज्जो रखता है। अक्सर इंजीनियरिंग छात्रों के लिए लाइव प्रोजेक्ट संस्थाएं करवाती रहती हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बेसिकली मेंटेन्स द एयरक्राफ्ट। जो भी एयरक्राफ्ट है उसको आपको रिपेयर करना पड़ता है, उसको आपको ओवरऑल करना पड़ता है एंड डेली सर्विसिंग भी करनी पड़ती है। एयरक्राफ्ट कैन नॉट टेक ऑफ till it is serviced. In aeronautics, we are dealing with the vehicles which fly in air. इन सबको डिज़ाइन करना, उनको मैन्युफैक्चर करना, उनको ओवरऑल सर्टिफिकेशन करना, ये सब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आ जाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाली संस्थाएं भी अब मार्केट की जरूरत को समझते हुए इंजीनियरिंग कोर्सेज के सिलेबस और पढ़ाई में खासा बदलाव ला रही हैं। इंजीनियरिंग ग्रुप में दो चीज़ होना बहुत जरूरी है, एक इनोवेटिव आइडिया, इमेजिनेशन एंड द टीम वर्क। यहाँ पर हम टीम के अंदर एज ए टीम वर्क करते हैं और हम कुछ नया डेवलप करते रहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इनोवेटिव आइडिया हमने डेवलप किया, हमारे ग्रुप ने कंप्यूटराइज्ड चेयर, ये लोगों के डिसेबल लोगों को बहुत हेल्प करता है। इससे लोग अपने आप को कंफर्ट फील करता है। सब कुछ सीखे, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट है, सब कुछ अपने हाथों से डिसेबल लोग चला सकते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग की अब कई विधाएं हो गई हैं, मसलन केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी विधाएं युवाओं में खासी पॉपुलर हैं। 5 इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये लड़के बहुत प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तीसरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, चौथा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद है हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में बच्चों को कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करवाई जाती है। तेजी से डेवलप होती आईटी फील्ड के लिए उनको कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, ओरेकल सिखाई जाती हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी बताया जाता है। CSC IT बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है और इसमें बच्चे हम
बच्चे कंप्यूटर साइंस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गेन करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस क्या है, इसके डिफरेंट फील्ड्स क्या हैं। डिफरेंट फील्ड्स मीन्स नेटवर्किंग है, हार्डवेयर है या फिर चिप प्रोग्रामिंग है, ये सब कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर फिर अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं कि नेटवर्किंग होती है, सॉफ्टवेयर होता है और चिप प्रोग्रामिंग होती है। नेटवर्किंग के अंदर जो भी नेटवर्किंग होते हैं जिसमें टेलीकम्युनिकेशन आ जाता है कि आप नेटवर्क कैसे सेटअप करते हो। सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप प्रोग्राम्स बनाते हो, वेब बेस्ड प्रोग्राम्स बनाते हो, विंडोज बेस्ड प्रोग्राम बनाते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे स्टार्टिंग में बेसिक में होता है C++, विजुअल बेसिक, और अभी जैसे .NET अभी मार्केट में बूम पे है, जावा, दीज आर द सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस। एंड द चिप प्रोग्रामिंग जिसके अंदर आप एक प्रोग्राम बनाते हो बेसिकली कुछ मशीन लैंग्वेज में और उसको चिप में इंटीग्रेट करते हो। संस्थाएं अब इंजीनियरिंग कोर्सेज कराने के साथ साथ बच्चों के पूरे विकास पर खासा ध्यान देती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के जरिए उन्हें प्लेसमेंट के लिए तैयार किया जाता है। Thinking beyond syllabus, teaching beyond syllabus is what is required for the today's industry. Whatever is there in the textbook may not be merely sufficient for any student to become a leader, to become a ready engineer for the industry expectation. Along with the regular teaching, the student will get exposure to different technologies. We train the students on various technologies like signal processing, speech processing, what are the applications of speech processing, by making them to develop some small projects and innovative projects and implement that and understand and learn how basically whatever that they study is being utilized in day-to-day life. अगर आप इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं तो कड़ी मेहनत, सच्ची लगन के साथ काम करने की नई सोच आपको सफलता के नए मुकाम पर पहुंचा सकती है। अब समय हो चला है करियर काउंसलर से मिलने का। इस हफ्ते हमारे करियर एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि लॉ के क्षेत्र में क्या है नई संभावनाएं। चलिए मिलते हैं करियर एक्सपर्ट से। बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी LLB युवाओं को लॉ के क्षेत्र में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त करने का मौका देता है। आइए अधिक जानकारी के लिए कैरियर एक्सपर्ट से LLB के बारे में जानते हैं। लॉ का फील्ड इधर पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही एडवांस और डाइवर्सिफाइड फील्ड हुआ है, जिसमें पहले परंपरागत तौर तरीके से ग्रेजुएशन करने के बाद 3 इयर्स LLB का कोर्स होता था, जो एक ग्रेजुएट कोर्स ही होता था। लेकिन अब +2 के बाद भी क्लैट के ज़रिए एक लॉ का कोर्स किया जा सकता है, जो 5 ईयर प्रोग्राम होता है। यानी अब हम LLB का कोर्स 2 हिस्सों में कर सकते हैं, या तो 5 ईयर प्रोग्राम या 3 इयर्स प्रोग्राम। तो आपके अंदर परखने की क्षमता होनी चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, सही और गलत प्रक्रियागत तकनीकी और कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा, एक इनसाइट यानी कि बिटवीन द लाइंस जो नहीं कहा गया है उनको पढ़ने की, उनको समझने की क्षमता, प्रकट के पार देखने का गुण, जो ये व्यक्ति जिन प्रतिभाओं से युक्त हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा क्षेत्र है। LLB को 2 तरह से किया जा सकता है। 10+2 के बाद LLB करने के लिए क्लैट यानी कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। दूसरा, ग्रेजुएशन के बाद किसी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया जा सकता है। जो 5 ईयर प्रोग्राम होता है उसके लिए एक कॉमन लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट क्लैट कहलाता है। उसके ज़रिए जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ सकते हैं, ये +2 के बाद होता है। और दूसरे जो ग्रेजुएशन के बाद +3 यानी कि 3 इयर्स का जो कोर्स प्रोग्राम होता है उसमें बच्चे जा सकते हैं। लॉ में जो क्लैट के ज़रिए जाते हैं वो इंटरनेशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, या जो आजकल पेटेंट लॉज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इस तरीके से जुड़े हुए तमाम फर्म्स हैं, जो लीगल फर्म्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पर उन बच्चों को बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटी मिलती है। वैसे जो लीगल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, रेवेन्यू लॉ, कंसोलिडेशन, उसमें भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। लीगल एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए एक ख़ास तरीके का इम्तिहान होता है, जिसमें कुछ सवाल लीगल रीजनिंग और अवेयरनेस के होते हैं, कुछ इंग्लिश के होते हैं, जिसके ज़रिए ये देखा जाता है कि क्या आप लीगल प्रोफेशन में जाने के लिए वो वैचारिक योग्यता, मानसिक योग्यता या अभिवृत्ति रखते हैं कि नहीं। यानी हर व्यक्ति हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। लॉ का ये कैरियर ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज से पूर्ण है।
कोर्स करने के बाद आप अपने पसंद की ब्रांच में प्रैक्टिस करते हुए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जो बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आ रहे हैं, यहाँ से व्यापार हमारे देश से बाहर हो रहा है, तो कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें विधिक राय लेने की ज़रूरत होती है। ऐसे में कई सारी इंटरनेशनल लीगल फर्म्स हैं जिसमें वो प्लेसमेंट पा सकते हैं। हमारे यहाँ देश में भी कई बड़े एडवोकेट हाउसेस हैं जिन्होंने अपनी लीगल फर्म्स बनाई हुई हैं, और जो बड़े बड़े हमारे यहाँ शहर हैं, मुंबई है, बेंगलुरु है, पुणे है, चेन्नई है, नोएडा है, गुड़गांव है, ऐसे तमाम जगहों पर जहाँ बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पर ये फर्म्स काम करती हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में हम परंपरागत तौर तरीक़ों पर जो पारिवारिक विवाद होते हैं, जो विवाह संबंधित विवाद होते हैं, जो फौजदारी मामले होते हैं, या इसके अलावा जो दीवानी मामले होते हैं, उनमें तहसील से लेकर ज़िला न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय, और अब कई तरह के न्यायाधिकरण हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो लॉ का क्षेत्र विविध संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, विविधताओं से भरा क्षेत्र है, और इसमें जो ख्याति, नाम, मान, सम्मान, शोहरत, दौलत एक व्यक्ति अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा से अर्जित कर सकता है। क्लैट की तैयारी करने के लिए ये जरूरी है कि आप रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश पर अच्छी कमांड रखें। क्लैट में अच्छी रैंक विद्यार्थियों को नेशनल लॉ कॉलेज में दाखिला दिला सकती है। जैसे कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में IIM है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IIITs हैं, उसी तरीके से आज नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं। इनका अपना एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है, इनका अपना एक स्तरीय शोध अध्ययन पाठ्यक्रम का एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उच्च स्तरीय राष्ट्रीय स्तर की तैयारी करनी होती है। इसके लिए +2 के बाद 3 बड़ी बातों पर ध्यान देना है कि आपको एक सामान्य विधिक जानकारी हो, संविधान के विषय में जानकारी हो, दूसरा आपकी अंग्रेज़ी का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, और रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट से जुड़ी चीज़ों पर आपको महारत हासिल होनी चाहिए। इसके लिए एक कॉमन पेपर होता है, उस कॉमन पेपर में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स के आधार पर आप परीक्षा में बैठते हैं, और फिर योग्यता सूची बनती है। जो भी उसमें सफल होते हैं वो मेरिट के हिसाब से अलग अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में दाखिला पाते हैं। LLB का ये फील्ड आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है, बस जरूरत है पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने की। कार्यक्रम में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? हर हफ्ते रोजगार समाचार में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश भर से रोजगार से जुड़ी तमाम नई जानकारियां। तो आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में विभिन्न पदों के तहत रिक्तियां हैं। जूनियर इंजीनियर्स और क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट जैसे पदों के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2014 तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए IOCL की वेबसाइट पर जाएं। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इंजीनियर्स, मैनेजर्स जैसे पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदक के पास BE, BTech, सिविल इंजीनियरिंग या BR की डिग्री होना आवश्यक है। अप्लाई करने के लिए 30 नवंबर 2014 से पहले वेबसाइट पर जाएं। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन WBPSC डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, लेक्चरर जैसे पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। रिक्ति के लिए क्वालिफिकेशन पद अनुसार है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 25 नवंबर 2014 से पहले इसकी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में विभिन्न पदों की रिक्ति के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2014 है। असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पदों के लिए पद अनुसार क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है।
अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए हमें ईमेल्स करते रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है bckddnews@gmail.com। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।